Good morning, dear students. Today we are going to start first chapter of physics, that is motion. Every day we see a number of bodies such as car, worlds, animal, etc., which are in motion. These objects move from one place to another place. We can say that every object in the universe is in motion. Our earth also moves around the sun. The movement of a body or object is called motion. On the other hand, we can say that a stone lying on the ground is at rest, but the stone can also said to be in motion along with the earth around the sun. Means कि हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे देखते हैं जो कि मूविंग पोजीशन में होते हैं। जैसे कि आप कार देखते हैं, एक कार है सपोज कीजिए ये, और ये कार चली और चलकर ये यहाँ आई। आफ्टर सम टाइम ये कार यहाँ पर आ गई। सपोज कीजिए ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी, ये पोजीशन है सी। तो आपने क्या देखा कि जब एक कार चली तो आफ्टर सम टाइम ये बी पॉइंट पर पहुँच गई, उसके कुछ टाइम बाद ये सी पॉइंट पर पहुँच गई। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस कार की पोजीशन कुछ टाइम बाद इस कार की पोजीशन सी पर आ गई, मतलब कार की पोजीशन चेंज हो गई। तो पोजीशन चेंज हुई मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मीन्स कार है, ये किस में है, ये मोशन में है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर अर्थ है, सपोज कीजिए ये है अर्थ, इस अर्थ पर कोई स्टोन पड़ा हुआ है, ये एक स्टोन पड़ा हुआ है। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो स्टोन है मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है या ये रेस्ट में है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें फॉलो करता है, ये रेस्ट में भी है और ये मोशन में भी है। कैसे कि अगर अर्थ केवल अर्थ को हम सापेक्ष मानते हैं, अर्थ को हम रेफरेंस में लेते हैं, तो इस स्टोन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इन अदर हैंड हम क्या देखते हैं कि एक सन है और ये जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो हुआ क्या कि इस सन के सापेक्ष ये स्टोन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्योंकि देखो पृथ्वी मूव कर रही है तो पृथ्वी पर ही जो है ये स्टोन पड़ा हुआ है, तो पृथ्वी के साथ साथ ये स्टोन भी क्या हुआ, सन के चारों तरफ मूव करने लगा। तो विद रेफरेंस टू द सन दिस स्टोन इज इन मोशन, बट विद रेस्पेक्ट टू दिस अर्थ दिस स्टोन इज इन रेस्ट। सो हम एक बात कह सकते हैं कि किसी भी मूविंग या मोशन जब हो रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट में तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। मतलब अब देखिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए एक कार है, ये एक कार है, ये कार मूव कर रही है। इस कार में दो पैसेंजर बैठे हुए हैं, पैसेंजर ए, दिस इज पैसेंजर बी, ये दो पैसेंजर हैं। अब देखिए ये कार चली, अब ये कार चली, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, अगर ए के सापेक्ष बी की क्या पोजीशन चेंज हो रही है, कार तो चल रही है, लेकिन ए के सापेक्ष बी की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए के सापेक्ष बी मोशन में है, नहीं है। इसी तरह से बी के सापेक्ष ए मोशन में है, नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को दूसरी तरह से देखते हैं कि ये कार चल रही है और बाहर एक पेड़ है, रोड पर एक पेड़ खड़ा हुआ है। अब ये कार चल रही है तो अब इस पेड़ के सापेक्ष हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या आया, ये पेड़, ये ट्री। तो इसके सापेक्ष ये ऑब्जेक्ट ए, मतलब ये जो ए बंदा है, पर्सन है, ये मोशन में है या नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि जब ये कार चलेगी तो इसकी दूरी इस ए पर्सन से क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम
ए को रेफरेंस मानते हैं बी के लिए, कार चल रही है, तो बी मोशन में नहीं है, और अगर बी को हम रेफरेंस मानते हैं तो ए हमारा मोशन में नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर कोई बाहर ट्री खड़ा हुआ है उसके रेफरेंस में हम बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मोशन में हैं। किसके रेफरेंस में, इस ट्री के रेफरेंस में, लेकिन एक दूसरे के रेफरेंस में ये मोशन में नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं कि जब भी मोशन का अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या देंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। ये क्या है, हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्यों है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है। ठीक, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ और देखेंगे हम कि जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो हमारा कुछ पॉइंट होंगे, क्या कि सबसे पहला पॉइंट होगा कि देयर मस्ट बी अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए। दूसरा, द पोजीशन ऑफ द गिवन बॉडी मस्ट कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम, मतलब कि जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। किस पे रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी चेंज होती चली जानी चाहिए। तो 2 पॉइंट आए इसमें निकलकर। पहला क्या आया कि एक रेफरेंस पॉइंट का होना मस्ट है, और दूसरा क्या आया कि उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहनी चाहिए। और ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप ऑफ मोशन। तो देखिए, टाइप ऑफ मोशन में 3 टाइप के मोशन होते हैं। टाइप ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका लीनियर मोशन, दूसरा होता है आपका सर्कुलर मोशन, तीसरा होता है आपका वाइब्रेटरी मोशन। अब देखिए, मैं इनको एक एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि लीनियर मोशन क्या होता है। सपोज कीजिए एक ट्रेन है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको लीनियर मोशन। एक ट्रेन है और उसका जो ट्रैक है, मतलब रेल की जो पटरियाँ हैं, लेट हमने मान लिया कि ये पटरियाँ क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हैं, कहीं पर यहाँ पर घुमाव नहीं है। हमने माना कि ये जो ट्रैक है, रेलवे की पटरी हैं, ये सीधी हैं, और एक ट्रेन इस पर क्या हो रही है, एक ट्रेन है ये इस पर चल रही है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ट्रेन है वो एक सीधी रेखा में चली, तो हम इसको वो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। क्योंकि मोशन क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेन ने अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या की, चेंज की। ठीक, इसीलिए ये क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। मीन्स अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। क्लियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। दूसरी बात आती है, कार चल रही है वो भी लीनियर मोशन में है। अगर एक रनर है वो एक स्ट्रेट पाथ पर रन कर रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, वो भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आता है हमारा क्या, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको कि सपोज कीजिए एक वॉच है। ये वॉच क्या होती है, इसमें वॉच में ये सुइयाँ होती हैं, ये सुइयाँ आपस में क्या होती हैं, पर्टिकुलर टाइम पर ये अपनी पोजीशन क्या करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं, जब ये चेंज हो रही होती हैं तो इसका जो पाथ बनता है वो कैसा बन जाता है, एक सर्कुलर पाथ बन जाता है। अभी यहाँ थी, 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 तो ये क्या बन गया आपका, एक सर्कुलर पाथ बन गया। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सुई है, तो वो ऑब्जेक्ट जो मूव करे वो किस पाथ पर करे, एक सर्कुलर पाथ पर करे। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं।
मीन्स अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। इसमें एक वर्ड और आया, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या हुआ इसमें, ये इसी पॉइंट के अराउंड तो ये चारों तरफ मूव कर रही है और एक सर्कुलर पाथ बना रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इसके बाद तीसरा आता है आपका वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल मैं अगर लेता हूँ तो मैं ले लेता हूँ पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम होता है जो नीचे हिलता हुआ रहता है। दूसरा, या फिर एक आपका सपोज कीजिए आप झूला जब झूलते हैं तो पेड़ पर या कहीं पर रस्सी को टांग देते हैं और टांगने के बाद आप झूलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे एक सपोज कीजिए ये घड़ी का ही पेंडुलम है, ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम क्या होता है कि एक टाइम तो ऐसे जाता है, फिर लौट के आता है, फिर आगे जाता है और फिर पीछे आ जाता है। ठीक, तो अपने एक निश्चित पॉइंट से ये क्या करता रहता है, क्या करता रहता है, ये ऑसिलेशन करता रहता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ बॉडी मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट हैज़ वाइब्रेटरी मोशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। दूसरी बात आती है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। न्यू टॉपिक है ये, लेकिन मैं कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्या कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म क्या है ये, तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक कार थी, कार में दो बंदे बैठे हुए थे। ठीक है, दो बंदे बैठे हुए हैं, कार मूव कर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यही ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था, यही ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। कब रेस्ट में था, जब बी के को हम क्या मान रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। जब बी को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर आउटसाइड कोई ट्री है और उस ट्री के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो यही ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मोशन में हो गया। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो आइदर या तो वो क्या होगा, मोशन में होगा, या वो किस में होगा, रेस्ट में होगा, है ना। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ कि ये मोशन में भी रहा और ये रेस्ट में भी रहा। बात किसके डिफरेंस किस में आया कि ये इसके रेफरेंस में है या इसके रेफरेंस में है। इसीलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए एक होता है आपका वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, ये देखिए आप। अब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चला, यहाँ से चला, ये पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँचा। कैसे पहुँचा, सीधा सीधा पहुँचा, स्ट्रेट लाइन में पहुँचा। अगर मैं इसको इस पर प्लॉट करना चाहूँ तो प्लॉट होगा सीधा सीधा से, इस तरह से हो जाएगा कि ए बस कोई है, ये यहाँ पर पहुँचा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 1D हो गया। केवल एक्स एक्सिस पर ही हम इसको ले सकते हैं, वाई एक्सिस पर हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते। इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल मोशन। मतलब एक सीधे चले केवल, उसमें कोई और दूसरा एक्सिस ना आए। दूसरा होता है हमारा क्या, टू डायमेंशनल मोशन। ये देखिए आप अब टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसको हम एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर ऑब्जर्व या प्लॉट कर सकते हैं। मतलब लेट कि ये दिस इज़ द एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, दैट इज़ द ओरिजिन। क्लियर। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं लेकर एक चलता हूँ कि एक पार्टिकल है मूविंग फ्रॉम, एक पार्टिकल है ये, ठीक, पी, ये क्यू पर पहुँच गया, ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, इसने हल्का सा कर्वेचर ले लिया। तो ये क्या हो गया हमारा, इसकी जो एक्सिस है पी पॉइंट की, ये है हमारी क्या, एक्स कॉमा वाई। और आफ्टर सम टाइम इसकी एक्सिस क्या हो गई, जब ये क्यू पॉइंट पर पहुंचा, x2 कॉमा y2। आप अब क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर तो ये इस तरह से बढ़ रहा है। देखिए एक्स एक्सिस भी चेंज हुई इसकी और इसकी वाई एक्सिस भी चेंज हुई। क्यों, क्योंकि देखिए ये हाइट अभी इसकी ये थी और अब इसकी हाइट ये हो गई।
बढ़ गई। तो आप क्या देख रहे हैं, इसकी एक्स एक्सिस पर भी पोजीशन चेंज हुई और इसकी वाई एक्सिस पर भी पोजीशन चेंज हुई। मीन्स हम एक्स एक्सिस में भी चेंज आया और वाई एक्सिस में भी चेंज आया। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या, इसलिए हम इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तीसरा टाइप होता है इसका थ्री डायमेंशनल मोशन। अब थ्री डायमेंशनल मोशन में देखिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है। सपोज कीजिए इसका एग्जाम्पल होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3D। ये 3D में हम बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए एक बर्ड है, बर्ड का मतलब पक्षी, एक पक्षी ने उड़ा, वो इस तरह से उड़ा, ठीक। अब पक्षी जब उड़ता है तो आप क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस में भी वो जाएगा, उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी और उसकी जो ओरिजिन होगा उससे जो थर्ड एक्सिस है, तीसरा जेड, उसकी उस पोजीशन में भी ये चेंज आएगा। तो बर्ड्स का उड़ना हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, बर्ड्स का उड़ना हमारा एग्जाम्पल होता है थ्री डायमेंशनल मोशन का। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, काइट। अगर हम कोई पतंग उड़ा रहे हैं तो जो पतंग उड़ती है वो पतंग भी तीनों डायरेक्शंस में उसकी पोजीशन चेंज होती है। इसलिए हम उसको पतंग का उड़ना या फिर किसी बर्ड का उड़ना, ये मोशन जो होते हैं ये थ्री डायमेंशनल मोशन में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन मिल जाती है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड। केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा इसमें। और जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उसमें उसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है। मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं अगर बोलता हूँ कि 15 किलो चावल, कितने किलो चावल, 15 किलो, इसमें डायरेक्शन है नहीं है, कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं हम, और बहुत सारे हैं, जैसे पावर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, वर्क है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती है। आगे देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखिए कि ये जो आपके स्केलर क्वांटिटी होती हैं इनमें केवल 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 और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक्स से, सिंपल अर्थमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 किलो आपके पास चावल हैं, 2 किलो चावल और आ गए तो हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्या हो गए, अब 4 किलो चावल हो गए। तो हमने इसको, इसकी जो कैलकुलेशन होती है किसकी, स्केलर क्वांटिटीज़ की, उसको हम सिंपल अर्थमेटिक्स से कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि इसको हम किसी भी स्केलर क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्राफ होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन पर प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अरे भाई प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए। और डायरेक्शन इसमें क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी में नहीं होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम प्लॉट पर, ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या देखा हमने कि क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। दोनों चीज़ें मिलेंगी इसमें आपको, क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा आपको और डायरेक्शन भी आपको इसमें मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए मैं कहूँ आपको कि एक बाइक मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से नॉर्थ में,
स्पीड क्या है उसकी 30 किलोमीटर पर हावर, और किस दिशा में कर रही है, टू नॉर्थ, नॉर्थ में कर रही है। तो इसमें देखिए दोनों चीज़ें आ गई, क्या आ गई, ये तो आपकी क्या हो गई, आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। ये कैसी क्वांटिटीज़ हो गई, ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक होता है मास, किसी वस्तु का मास, और किसी वस्तु का वेट। दोनों चीज़ों में बस एक छोटा सा फर्क है, क्या फ़र्क है कि मास हमारी स्केलर राशि है, स्केलर क्वांटिटीज़ है, और वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ है। क्यों, क्योंकि मास में हम कभी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, और वेट में हम डायरेक्शन बताते हैं। क्योंकि वेट का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है, किस तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ, मीन्स नीचे की तरफ। ये सपोज कीजिए अगर ये हमारा मार्कर है, तो इस मार्कर का मास जो है वो इसका जो भी मास होगा वो होगा ही होगा, लेकिन जो इसका वेट होगा, उस वेट में जो हमारी ग्रेविटी है, जो हमारी पृथ्वी है वो इसको खींच रही है, वो भी ऐड होगा, मीन्स वो डायरेक्शन भी उसमें बताई जा रही है। इसीलिए वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मास है वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब बात हम करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक, कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। दूसरी क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल अर्थमेटिक से ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इस सिंपल अर्थमेटिक से इसको कैलकुलेट, क्योंकि सपोज कीजिए डायरेक्शन है, अभी ये नॉर्थ में जा रही है, अब ये साउथ में जा रही है, ठीक है। अब मैं तो बोलूँगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये 10 किलोमीटर साउथ में चला और फिर नॉर्थ में चला। अब बताओ मैं इसको कैसे ऐड करूँ, ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसको हम सिंपल अर्थमेटिक से कैलकुलेट नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि हम इसको प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ पर ये प्लॉट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एफ क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो उसको शो करने का क्या तरीका होता है, उसका शो करने का होता है उसके ऊपर हम ये एक एरो साइन लगा देते हैं। ये एरो साइन इसका क्या हो गया, ये एरो साइन हमको शो करेगा कि ये जो भी हम क्वांटिटी लिख रहे हैं वो वेक्टर है। और इसकी जो लेंथ होती है, अगर इतना है तो ये लेंथ इसकी क्या बताती है, लेंथ बताती है इसका मैग्नीट्यूड। मतलब सपोज कीजिए ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी टेल है किसी ऑब्जेक्ट की, और ये इसका हेड है, ठीक। तो ये जो इसकी लेंथ हुई, ये लेंथ, ये इसका क्या बता रही है, ये लेंथ तो बता रही है इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो साइन लगाया हमने अब यहाँ पर, ये एरो साइन क्या बता रहा है इसका, ये एरो साइन इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का हम क्या करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ड्रॉ किया एक एक्स एक्सिस और हमने ड्रॉ किया एक वाई एक्सिस, ठीक, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें सपोज करो एक ये इसका क्या है, हमारा ओरिजिन है, ठीक, ये हमारा ओरिजिन है ओ, और ये हमारे दोनों एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिए इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब सपोज कीजिए हमने बोला कि एक वस्तु ईस्ट में जाती है, ये डायरेक्शन क्या है, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई। अगर हम इसको इधर देखेंगे तो ये वेस्ट, इधर देखेंगे तो ये ईस्ट, ठीक। तो मैंने बोला कि एक ओरिजिन से एक वस्तु 5 किलोमीटर आगे चली, ये किलोमीटर के साइन है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब वस्तु जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ गई, यहाँ गई, 5 किलोमीटर पे आ गई,
ठीक, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई। ठीक, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं क्या, कि सपोज कीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, हमने ग्राफ बनाया x और ये बनाया हमने y। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमें इस ग्राफ पर बनाना है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिस 5 मीटर की, ठीक है, और 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में है। अब इसको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो देखिए क्या बनाना है, 5 मीटर, दो चीज़ें हैं, एक तो 5 मीटर है और दूसरा क्या चीज़ है इसमें, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अब इसको पेपर में प्लॉट करना है, सीधा सा है। ये ओरिजिन हो गया मेरा, 5 का बनाना है। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा 1 2 3 4 5 1 इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया। 5 पर पॉइंट पर हमने 5 तो हमारा ये हो गया और 30 डिग्री है, तो हमने क्या किया इसे, ये ईस्ट है हमारा, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा क्या होगा नॉर्थ। तो ईस्ट नॉर्थ पर 30 डिग्री, तो यहाँ से ये ओरिजिन है मेरा ईस्ट और ये नॉर्थ, इस पर 30 डिग्री मैंने लिया और 30 डिग्री पर मैंने इसको बना दिया। और कहाँ तक बनाऊँगा, 5 तक, 5 मीटर तक, है ना, ये आ गया, हो गया प्लॉट। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपरों में काफ़ी पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं इसके भी आप पर। वो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो टर्म होती हैं, एक टर्म है आपकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इन दोनों में एक फ़र्क है, छोटा सा बहुत छोटा सा इसमें डिफरेंस होता है। वो देखिए क्या है, सपोज कीजिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है x, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले 5 मीटर चला, कितने मीटर चल लिया, 5 मीटर चला इस दिशा में। उसके बाद ये 5 मीटर इस दिशा में चला, कितने मीटर, 5 मीटर। उसके बाद फिर से ये 10 मीटर चल दिया ईस्ट में, 5 मीटर, क्लियर। अब देखिए यहीं से मैं इसको एग्जांपल को क्लियर कर दूंगा आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कि देखिए ये कितना चला, तो 5 मीटर इस दिशा में चला, फिर 5 मीटर इस दिशा में चला, फिर 10 मीटर इस दिशा में चला, ठीक। तो टोटल कितना चला ये ऑब्जेक्ट, कितना मूव हुआ, 5 + 5 + 10 मीन्स ओवरऑल कितने मीटर चल लिया ये, 20 मीटर। तो टोटल जितना चला वो तो हो गया आपका क्या, वो हो गई आपकी डिस्टेंस। और अगर हम बात करते हैं कि ये पहले ऑब्जेक्ट इनिशियल इसकी पोजीशन क्या थी, x, और फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, y। तो अगर मैं इन दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन को जब मैं एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर दूंगा, मिला दूं, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये क्या कहलाई जाएगी, ये कहलाई जाएगी डिस्प्लेसमेंट। और टोटल जो चला वो कहलाई जाएगी आपकी क्या, वो कहलाई जाएगी आपकी टोटल चलने वाली डिस्टेंस। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और क्लियर करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। कि सपोज कीजिए एक कार है, ये कार है, ठीक है, ये कार 80 किलोमीटर चली, पहले कितने किलोमीटर चली, 80 किलोमीटर, और एक्स पॉइंट पर पहुंच गई। अभी इसकी दूरी ये ए पॉइंट पर थी और ये कुछ टाइम बाद 80 किलोमीटर पर पहुंच गई। उसके बाद एक्स पॉइंट पर पहुंचकर फिर ये चली 90 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर चलने पर ये वाई पर पहुंच गई, और ये फिर चली 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर पहुंचने के बाद ये जेड पॉइंट पर पहुंच गई। कितना चली, अब 100 किलोमीटर चली, ठीक। अब मैं अगर पूछता हूँ इसका टोटल, और एक स्ट्रेट लाइन में गई है, ठीक। अब देखिए मैं पूछता हूँ कि ये जो कार है वो टोटल कितना चली,
तो वो टोटल चली 80 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, मीन्स द सम अप ऑफ 80 प्लस 90 प्लस 100 इज इक्वल टू 270 किलोमीटर। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी आई, टोटल कितनी हो गई 270। तो डिस्टेंस क्या हुई मेरी यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी आ गई 270। और डिस्प्लेसमेंट, अब चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में चली है तो देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये फाइनल पोजीशन क्या है ये, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कितनी बीच में इसकी कितनी दूरी है इनके बीच में, ऑब्वियसली 270। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 270 हो गया। क्लियर। तो ये तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर इस केस में, जो इसका डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर 270 किलोमीटर। क्लियर। अब इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा से थोड़ा सा बैक करता हूँ कि यही पहले ए कार 80 किलोमीटर चली, फिर 90 किलोमीटर चली, फिर 100 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चली। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये कार हमारी यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ आ गई थी। अब इस केस में क्या हुआ, ये कार बैक हुई, बैक होकर ये 100 किलोमीटर बैक हो गई, कितना हो गई 100 किलोमीटर बैक हो गई, इस डायरेक्शन में आ गई बैक होकर के। अब जब ये बैक डायरेक्शन में 100 किलोमीटर आ गई तो आप क्या देखेंगे, टोटल जो हमारी इसकी डिस्टेंस है जो इस कार ने तय की, वो टोटल डिस्टेंस कितनी इसने ली 80 प्लस 90 प्लस 100 और प्लस 100, तो कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, अब इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 80 90 100 और फिर 100। पहले 80 चली, फिर 90 चली, फिर 100 चली और फिर 100 चली, तो कितनी हो गई, तो टोटल हो गई 80 प्लस 90 प्लस 100 मीन्स 270 तो ऑलरेडी थी, 100 और हो गई तो 370 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई 370 किलोमीटर। और इसका अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखिए इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, ये फाइनल पोजीशन कहाँ है इसकी बाई पर, देखिए यहाँ पर है ना फाइनल पोजीशन, है ना। तो अब इसके बीच की, अब इसमें बीच में कितनी दूरी हो गई रह गई 80 प्लस 90, यही तो रह गई। अब तो ये ओवरऑल कितना हो गया 170। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जो इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स टोटल जो उसने ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया 80 फिर 90 फिर 100 और फिर 100 मीन्स टोटल ट्रैवल किया उसने 370 किलोमीटर। इसलिए इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई आपकी 370। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कि फाइनल पोजीशन क्या थी इसकी यहाँ पर आ गई और इनिशियल पोजीशन कहाँ है इसकी ये है, तो इसमें चेंज कितना हुआ, इतना ही तो चेंज हुआ। तो फाइनल पोजीशन में तो अब यहाँ पर है ना कार और इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे थी, इसके बीच की दूरी कितनी है 80 प्लस 90 मीन्स 170। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ 170 किलोमीटर। इज इट क्लियर। अब देखिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ पर ये कोई वस्तु है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है, ये ऐसे करके चली और उसने एक राउंड पूरा ले लिया, कितना राउंड ले लिया, पूरा राउंड इसने एक यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ कि इसका डिस्टेंस कितनी इसने कवर की, डिस्टेंस कितनी कवर की और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दोनों चीज़ें देखते हैं। सर्कुलर पाथ पर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने और एक सर्कुलर मोशन में आके वो यहीं पर आ गया, तो ये इसका क्या हो गया सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया, क्या हुआ रेडियस। तो देखिए इसका जो रेडियस है इसका, तो इसने ये कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, ये यहाँ से चलना शुरू किया और चलने के बाद ये पूरा एक राउंड लेने के बाद सर्कुलर पाथ में यहाँ पर अपनी पोजीशन में आ गया, यहीं पर था यहीं पर आ गया। अब मैं पूछता हूँ कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस कितने चला उसने, इतनी डिस्टेंस चली और ये दूरी क्या होती है हमारी 2πr, ये तो 2πr ही होती है ना, ये पूरे एक सर्कल की इतनी ये दूरी है जो इसकी, वो क्या होती है आपकी
2πr। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में चला, इस सर्कुलर पाथ पे चला। सर्कुलर पाथ पे चला मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि ये 2πr चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस ही तो चला, तो ये चला कितना 2πr चला। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्टेंस कितनी इसने कवर की 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका 0। क्यों हुआ 0, क्योंकि यहाँ से चली यहीं पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो आज आप इसको ज़रा रिव्यू करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझसे पूछना। बाय।